आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के बिल्कुल नए दांव के बारे में बताएंगे और यह विश्लेषण करेंगे कि इन खिलाड़ियों ने धरने के लिए नौकरी से छुट्टी ली है या अब नौकरी के लिए धरने से छुट्टी ली है, क्योंकि अब ये तीनों ही खिलाड़ी भारतीय रेल में अपनी सरकारी नौकरी पर वापस लौट आए हैं। ये तस्वीरें जो अभी आप देखेंगे ये साक्षी मलिक की हैं, जिन्हें लंबे समय के बाद आज फिर से रेलवे में अपने कार्यभार को उन्होंने संभाल लिया और उनकी ही तरह बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी रेलवे में अपनी अपनी नौकरी पर लौट आए। ये उनके दफ्तर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन खिलाड़ियों ने वापस भारतीय रेल में अपनी नौकरी ज्वाइन की, उस दौरान ऐसी खबरें आई कि इन खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपने आंदोलन को अब समाप्त कर दिया है और साक्षी मलिक इस आंदोलन से खुद पीछे हट गई हैं। तो पहले कई घंटे तक यह खबर चलती रही और लोगों को भी यह लगा कि शायद कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकला है और ये जो खिलाड़ी हैं ये वापस अपनी सरकारी नौकरियों पर लौट आए हैं। इसका यही मतलब है कि अब इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया होगा। लेकिन इन खबरों के थोड़ी ही देर के बाद साक्षी मलिक ने खुद ट्वीट करके इन खबरों का खंडन किया और कहा कि इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वो इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगी। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने अपनी एफआईआर वापस नहीं ली है, ना ही अपना बयान बदला है और ये एक अफवाह है। साक्षी मलिक के अलावा बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने भी बिल्कुल यही ट्वीट किया और इन खिलाड़ियों ने यह बात भी कही कि अगर इंसाफ के लिए उन्हें अपनी इस सरकारी नौकरी को त्यागना भी पड़ा तो वह ऐसा करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। और यही बात हमने भी इन खिलाड़ियों को, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले सुझाव के तौर पर कही थी। आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते हमने कहा था कि इन खिलाड़ियों को अपने मेडल गंगा में विसर्जित करने की बजाय अपनी सरकारी नौकरी को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जिस सरकार का विरोध कर रहे हैं उसी सरकार की नौकरी भी करना चाहते हैं। एक तरफ उसी सरकार की नौकरी से छुट्टी लेकर उसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी सरकार की नौकरी भी करना चाहते हैं, उसी सरकार से तनख्वाह भी लेना चाहते हैं। तो अगर उन्हें वाकई अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखना है तो उन्हें सबसे पहले अपनी सरकारी नौकरी त्यागनी चाहिए। ये एक सुझाव हमने उन्हें दिया था और हमने कहा था कि मेडल्स को गंगा में बहाने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तीनों प्रदर्शनकारी खिलाड़ी ऐसे समय में अपनी सरकारी नौकरी पर वापस लौटे हैं जब रविवार को ही इनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर हुई। यानी ये तीनों ही लोग गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए कल रात को उनके घर गए और यह बात खुद साक्षी मलिक ने भी मानी है और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने भी कहा है कि इस बैठक में उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। इसलिए प्रदर्शनकारी खिलाड़ी इस आंदोलन को लेकर अपनी रणनीति पर अब फिर से विचार करेंगे और यह आंदोलन पहले की तरह ऐसे ही जारी रहेगा। तो आपने अभी बबीता फोगाट का यह बयान सुना। बबीता फोगाट और विनेश फोगाट ये दोनों चचेरी बहनें हैं। अब देखिए कि चचेरी बहनें तो हैं लेकिन अब ये आमने सामने हैं, अलग अलग कैंप्स में हैं। जो निगरानी कमेटी बनी थी बबीता फोगाट उसकी सदस्य हैं और वो खुद ये कह रही हैं कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगी। लेकिन अब उनकी ही चचेरी बहन विनेश फोगाट को बबीता फोगाट की इस बात पर यकीन नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको जो समझना है वो ये कि कल अचानक ये तीनों खिलाड़ी गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां इनकी अमित शाह के साथ बैठक होती है और बैठक के बाद अब आप आज अगर आप इनके बयान देखेंगे तो आपको ये एक आभास होगा कि आज इनके बयान और इनकी भाषा थोड़ी बदली बदली सी है। आज ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो सरकार से है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं हम सरकार से नहीं लड़ रहे और हमारी लड़ाई तो सिर्फ बृजभूषण सिंह के खिलाफ है और हमारी लड़ाई कुश्ती में सफाई करने को लेकर है। सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। जबकि कल तक इनके तेवर बिल्कुल अलग थे। कल तक इनका जो मंच था वो नरेंद्र मोदी की आलोचनाओं के लिए इस्तेमाल हो रहा था, इस सरकार की आलोचनाओं के लिए इस्तेमाल हो रहा था और जितनी मोदी विरोधी ताकतें हैं वो सारी की सारी इनके मंच पर मौजूद थी और इनके मंच का इस्तेमाल करके वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी की
सीधे सीधे आलोचना कर रही थी। अब अमित शाह से मिलने के बाद इनके तेवर में दो फर्क आए हैं। पहला, ये कहते हैं कि हमारी सरकार से कोई लड़ाई ना थी ना है, ये एक बड़ा बदलाव है। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब ये अपनी अपनी सरकारी नौकरियों पर पहुंच गए हैं, सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली है। इसका मतलब क्या है? अब इन्हें हर रोज नौकरी पर जाना होगा, हर रोज अपने दफ्तर जाना होगा, और इस कारण से अब ये किसी धरने प्रदर्शन पर नहीं बैठ पाएंगे, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए अब इन्हें अपने सरकारी दफ्तर से पहले छुट्टी लेनी पड़ेगी। जब छुट्टी लेंगे तो बताना पड़ेगा कि छुट्टी क्यों ले रहे हैं, और क्या ये अपने सरकारी एम्प्लॉयर को यानी भारतीय रेल को ये लिखकर बताएंगे कि हम छुट्टी इसलिए ले रहे हैं सरकारी काम से क्योंकि हमें इसी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना है। तो फिर छुट्टी कैसे मिलेगी? तो अब आप समझ सकते हैं कि ये असल में बदलाव आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव पिछले 24 घंटे में आ चुका है, क्योंकि अब ये खिलाड़ी सरकारी मुलाजिम बन चुके हैं। थे तो पहले भी, लेकिन अब इन्हें दफ्तर भी जाना पड़ेगा, किसी भी और रेलवे के 12 लाख सरकारी मुलाजिम की तरह। अब हम आपको यह बताते हैं कि ऐसे मामलों में जब रेलवे या किसी भी दूसरे सरकारी विभाग या मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों को एक खास पद पर नियुक्त किया जाता है, तो इस नौकरी में खिलाड़ियों को किस प्रोटोकॉल का पालन करना होता है और यह प्रोटोकॉल क्या होता है। उदाहरण के लिए इस मामले में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक तीनों ही खिलाड़ी रेलवे में गजेटेड ऑफिसर के पद पर तैनात हैं, जिसे हम ओएसडी का पद कहते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। इसका मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। जो खिलाड़ी इस पद पर होते हैं उन्हें रेलवे हर महीने लगभग 1 लाख रुपए की सैलरी देता है। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि जिन खिलाड़ियों का रेलवे से कोई लेना देना नहीं, आखिर उन खिलाड़ियों को रेलवे ये नौकरी और ये सैलरी आखिर देता क्यों है, वो एक अलग बात हो गई। तो बड़ी बात यह है कि इन्हें ओएसडी के पद पर रखा गया है, और ओएसडी का पद ऐसा होता है कि ओएसडी को किसी भी विभाग में लगाया जा सकता है और किसी भी प्रोफाइल का कोई भी काम उन्हें दिया जा सकता है। इसीलिए उनको कहते हैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। उन्हें कहीं भी कोई स्पेशल ड्यूटी दी जा सकती है। अब हम आपके लिए बालासोर में हुई रेल दुर्घटना का एक कड़वा विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इस दुर्घटना में सीबीआई जांच की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, क्योंकि रेलवे ने इस मामले में ट्रेन के लोको पायलट से कोई लापरवाही या गलती होने की बात मानने से इनकार किया है। कहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है और इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश कर दी है। बालासोर में स्थानीय पुलिस ने भी इस दुर्घटना को लेकर आज एक एफआईआर दर्ज कर ली है। अब अगर इस रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई करती है तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि सरकार और रेलवे इस दुर्घटना के पीछे किसी आपराधिक षड्यंत्र को देख रहे हैं, और अगर सीबीआई इस दुर्घटना की जांच करती है तो इस जांच के 3 केंद्र बिंदु होंगे। पहला, क्या यह दुर्घटना मानवीय भूल की वजह से हुई या मानवीय गलती की वजह से हुई? दूसरा, क्या इस दुर्घटना का कारण कोई टेक्निकल फेल्योर हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से? और तीसरा, क्या इसके पीछे कोई आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर इस दुर्घटना को कराया हो? ये वो 3 पहलू हैं जो सीबीआई की जांच का आधार बनेंगे, और यह पहली बार नहीं है जब किसी रेल दुर्घटना की सीबीआई जांच कराई जा रही है। इससे पहले वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 148 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय भारत की रेल मंत्री थी ममता बनर्जी, जो अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने इस दुर्घटना को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की तब मांग की थी। और बड़ी बात यह है कि उस समय सीबीआई ने भी सिर्फ कुछ ही महीनों में अपनी चार्जशीट दायर करके यह बताया था कि तब इस रेल दुर्घटना के पीछे कुछ नक्सली थे और यह दुर्घटना एक नक्सली हमले की वजह से हुई थी, यानी यह दुर्घटना नक्सलियों ने कराई थी। कहने का मतलब यह कि रेल दुर्घटनाओं में आपराधिक षड्यंत्र की काफी संभावना होती है और हो सकता है कि इस घटना में भी कुछ ऐसा हुआ हो। यह जांच का विषय है, सीबीआई इसकी जांच करेगी। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेलवे ने इस दुर्घटना में ट्रेन के लोको पायलट की गलती या उसकी लापरवाही से साफ इनकार किया है। रेलवे का कहना है कि जो लोको पायलट था उसकी गलती नहीं है। अब अगर इस दुर्घटना में लोको पायलट से गलती नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि यह दुर्घटना उस सिस्टम के फेल होने की वजह से हुई होगी जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कहा जाता है। ज्यादातर लोगों को शायद ऐसा लगता होगा, आपको भी, कि जिस तरह ड्राइवर किसी गाड़ी या ट्रक को चलाता है ठीक वैसे ही
जो ट्रेन को उसका लोको पायलट भी ऐसे ही चलाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में गाड़ी तब मुड़ती है जब ड्राइवर उस गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है। जब कोई भी आप कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपके हाथ में एक स्टीयरिंग होता है जिससे आप गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ट्रेन में गाड़ी की तरह कोई स्टीयरिंग नहीं होता। ट्रेन एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चलती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सरल भाषा में कहें तो किस ट्रेन को मेन लाइन पर चलना है या किस ट्रेन को लूप लाइन पर चलना है, यह इसी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से तय होता है। और इस मामले में यही गलती हुई कि यह ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर आ गई, जहां पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी और इसके बाद इसकी टक्कर हो गई। और जब यह ट्रेन पटरी से उतर गई तो दूसरी ट्रेन भी इसकी चपेट में आ गई। इस प्रकार से 3 ट्रेन आपस में टकरा गई और जिस ट्रेन को मेन लाइन पर जाना था असल में वो लूप लाइन पर आ गई। तो लूप लाइन पर यह ट्रेन क्यों आई, इस बात की जांच होगी। ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर जिले में उस निर्माणाधीन पुल की हैं जो 4 जून को ढहने के बाद गंगा नदी में खुद ही विलीन हो गया। लगभग 3 किलोमीटर लंबे इस पुल का शिलान्यास वर्ष 2014 में हुआ था और वर्ष 2019 में इस पुल का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन तब से लेकर आज तक इस पुल का निर्माण पूरा करने की डेडलाइन 6 बार मिस हो चुकी है और इस दौरान यह पुल 2 बार गिर भी चुका है। बिहार सरकार का कहना है कि इस बार इस पुल को इसकी गलत डिजाइनिंग की वजह से खुद गिराया गया। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आखिर इस निर्माण के दौरान यह गलती हुई कैसे और इसका जिम्मेदार कौन है। इस पुल को बनाने पर 1710 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो आप गिरते हुए देख रहे हैं। ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये 1710 करोड़ रुपए पानी में गिर रहे हैं और ये पैसा बिहार के टैक्स पेयर का था। और जब ये पुल गिरा तब न सिर्फ ये पूरा पैसा गंगा नदी में बह गया, बल्कि इस पुल की सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा गार्ड अब भी लापता है और उनकी मौत की आशंका जताई जा रही है। कड़वा सच है कि हमारे देश में आम लोगों की जान न सिर्फ बहुत सस्ती है, बल्कि हमारे देश में आम आदमी सिर्फ एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं है। आम लोग जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक सिर्फ एक नंबर की तरह जीते हैं और आम लोगों के साथ कभी न्याय हो ही नहीं पाता। और यह खबर भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब हम आपको फ्रांस लेकर चलते हैं, जहां पाकिस्तान की सेना के पूर्व प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आजकल अपने परिवार के साथ छुट्टी मना रहे हैं। लेकिन छुट्टियों में कुछ ऐसा हुआ कि विघ्न पड़ गया। इन छुट्टियों के दौरान अफगानिस्तान के एक नागरिक ने उनका वीडियो बना लिया। अफगानिस्तान का एक नागरिक उनके सामने आ गया और इस वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। इस वीडियो में अफगानिस्तान का यह नागरिक जनरल कमर बाजवा से यह कह रहा है कि आज अगर अफगानिस्तान में लोग मर रहे हैं और उसकी स्थिति इतनी खराब है तो इसके लिए पाकिस्तान की सेना और खुद जनरल बाजवा जिम्मेदार हैं और वो अफगानिस्तान को यह तकलीफ देकर खुद फ्रांस में आजकल छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने इस आदमी ने काफी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जनरल बाजवा के लिए, काफी गाली गलौच वाली भाषा थी और फिर इस वीडियो को उन्होंने बना लिया जिसमें जनरल बाजवा इस व्यक्ति की बातें सुनते रहे और उसे इग्नोर करते रहे।